गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। गुरुकुल कोचिंग क्लास लालसोट में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं पिंटू कुमार सैनी आपके लिए फिर से 25 क्वेश्चन लेके आए हूँ जीके के। और आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे गुरुकुल शिक्षा केंद्र लालसोट, सीईटी, एसएससी, राजस्थान पुलिस, बीएसटीसी, रेलवे और पटवार का सुपर 50 फाउंडेशन बैच एक ही बैच में संपूर्ण तैयारी हमारी फैकल्टी के साथ एक ही मंच पर लेके आए हैं। और मैं बीएसटीसी के जो रामबाण पर्सन है आज आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। और आपके लिए क्योंकि एग्जाम का एक ही दिन बीच में है तो आपको रामबाण सिद्ध होंगे, इतने महत्वपूर्ण पर्सन लेके आया हूं मैं आपके लिए। तो आप एग्जाम देने से पहले एक बार इस क्लास को जरूर लेके जाएं, आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। आइए चलते हैं अपने इस स्क्रीन की तरफ और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? पहला ऑप्शन इसमें है 18 जून 1576, बी ऑप्शन है 18 जून 1577, सी ऑप्शन है 18 जून 1777, द ऑप्शन है इसमें 18 जून 1856। देखिए और आंसर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ बेटा, हल्दी घाटी का युद्ध वो हुआ था 18 जून को, 18 जून 1576। ऑप्शन देखो कहां पर है, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर होगा इसका। इस प्रश्न का जो आंसर है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, अगला प्रश्न, नीला शहर किस जिले को कहा जाता है? बीएसटीसी 2024 में प्रश्न आया कि नीला शहर किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन इसमें है उदयपुर, दूसरा ऑप्शन इसमें जोधपुर, तीसरा जयपुर, चौथा ऑप्शन है दौसा। प्रश्न है कि किस सिटी को नीला शहर कहा जाता है? तो ध्यान रखा, जैसे सफेद शहर, सफेद शहर ये तो कहा जाता है बेटा उदयपुर को, उदयपुर को। उसी प्रकार नीला शहर, नीला शहर ये कहा जाता है बेटा जोधपुर को, जोधपुर। अर्थात ऑप्शन में जोधपुर आपको दिखाई दे रहा होगा, वह ऑप्शन करेक्ट होगा इस प्रश्न का। वह करेक्ट आंसर है। नीला शहर किस जिले को कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है नीला शहर। देखो, सफेद शहर किसे कहा जाता है? उदयपुर को। नीला शहर किसे कहा जाता है? जोधपुर को। जोधपुर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर है, नीला शहर किस जिले को कहा जाता है, वो कहा जाता है जोधपुर को। जोधपुर बेटा सूर्य नगरी, सूर्य नगरी, सूर्य नगरी भी कहा जाता है किसको? जोधपुर को। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सूर्य नगरी किसे कहा जाता है, तो जोधपुर को ही सूर्य नगरी कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। झीलों की नगरी, अगला जो क्वेश्चन है हमारा बोर्ड पे दिखाई दे रहा है आपको। देखिए, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है जोधपुर, ब ऑप्शन है उदयपुर, तीसरा ऑप्शन स बीकानेर, द ऑप्शन है बाड़मेर। ध्यान रखना, झीलों की नगरी, झीलों की नगरी, झीलों की नगरी कहा जाता है बेटा उदयपुर को, उदयपुर। अर्थात ऑप्शन उदयपुर देखो कहां पर है, उदयपुर। वह ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा आपका, वह ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। जिससे राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का जो हृदय कहा जाता है वो कहा जाता है अजमेर को। उसी प्रकार झीलों की नगरी कहा जाता है बेटा किसको? उदयपुर को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा उदयपुर। अर्थात झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? बहुत सरल प्रश्न है, सब बच्चों का आंसर लगभग आता होगा इसका। तो जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं और जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? इसमें ऑप्शन दे रखा है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ब ऑप्शन में दे रखा है 3,40,239 वर्ग किलोमीटर, स ऑप्शन में दे रखा है 3,38,239 वर्ग किलोमीटर, द ऑप्शन दे रखा है 3,39,239 वर्ग किलोमीटर। बात करते हैं राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल है 2,03,42,000
239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है, जो बेटा भारत का 10.41% है। अर्थात भारत का कितना बेटा 10.41% भूभाग किसके पास है, राजस्थान का। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है राजस्थान भारत का, वो राजस्थान है बेटा। 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ से एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उस सबसे राजस्थान पहले नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया। इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो भारत का कितना प्रतिशत है, 10.41%। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमें याद होना चाहिए। अगला प्रश्न वीसी मिश्रा ने, प्रश्न है वीसी मिश्रा ने किस पुस्तक में, पुस्तक का नाम पूछा है, किस पुस्तक में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया है। प्रश्न बहुत ही शानदार है। प्रश्न दे रखा है वीसी मिश्रा ने किस पुस्तक में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया था। मैं आपको बता दूं, वीसी मिश्रा वीसी मिश्रा जिन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया था सर्वप्रथम, तो वो थे वीसी मिश्रा। कब किया था, 1967-68 में। 1967-68 में इन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया। इनकी जो पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम पूछा है यहाँ। पुस्तक थी, वह थी राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक में उन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का क्या किया था, विभाजन। अर्थात प्रश्न सुनो कि वीसी मिश्रा ने पहला व्यक्ति था जिसने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया, उच्चावच के आधार पर, जलवायु के आधार पर, कृषि के आधार पर। और इसने बताया कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की संख्या बताई इन्होंने बेटा 7। अर्थात कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा इसने, 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा इसने। 7 भौतिक प्रदेशों में, कितने भौतिक प्रदेशों में, 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजन किया था किसी वीसी मिश्रा ने। वीसी मिश्रा ने बताया कि नहरी क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र, शुष्क जिसे मरुस्थल बोलते हैं, शुष्क मरुस्थल। 3 नंबर बताया इसने अर्ध शुष्क मरुस्थल। चौथा इन्होंने बताया अरावली भौतिक प्रदेश। 5वां बताया इन्होंने चंबल भीड़। 6ठा बताया इन्होंने दक्षिण पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र। 7वां इन्होंने बताया पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र। अर्थात राजस्थान के जो भौतिक प्रदेशों की संख्या इन्होंने बताया 7। देखो वीसी मिश्रा की पुस्तक का नाम है राजस्थान का भूगोल। पुस्तक लिखी उन्होंने 1967-68 में लिखी, जिन्होंने बताया कि राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था, उच्चावच के आधार पर, जलवायु के आधार पर, कृषि के आधार पर। पहला उन्होंने भौतिक नहरी क्षेत्र बताया, दूसरा शुष्क मरुस्थल, तीसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल, चौथा अरावली भौतिक प्रदेश, चंबल बिहेड़ दक्षिण पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, और पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र। अर्थात कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा, 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा। प्रश्न देखो आंसर क्या होगा, राजस्थान का भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, पुस्तक का नाम था बेटा राजस्थान का भूगोल। क्या नाम था, राजस्थान का भूगोल था। ये विशेष आप सुनोगे, इसका आंसर होगा राजस्थान का भूगोल। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वह राजस्थान में सबसे कम वर्षा होने वाला स्थान कौन सा है। बहुत शानदार प्रश्न आने लायक है तुम्हारे एग्जाम में। तो प्रश्न है, उसमें ऑप्शन दे रखा है सिलाना, ब ऑप्शन है कटरा, स ऑप्शन है समगांव, द ऑप्शन है राजाखेड़ा। मैं आपको बता दूं, राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है, राजस्थान में सबसे कम वर्षा
सबसे कम वर्षा होने वाला जिला वो तो बेटा जैसलमेर। जैसलमेर सबसे कम वर्षा अगर होती है तो कहां होती है बेटा? जैसलमेर में होती है। यहां पूछा है स्थान, कौन से स्थान पर होती है बेटा? तो जैसलमेर में एक स्थान पड़ता है समगांव। कौन सा गांव है? समगांव है, जहां पर वर्षा होती है 0 से लेकर 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। बस 0 से लेकर 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कौन से गांव में? समगांव, जो कहां पड़ता है? जैसलमेर में। तो आंसर देखो, राजस्थान में सबसे कम वर्षा होने वाला स्थान कौन सा है? स्थान पूछा तो आंसर होगा बेटा स, अर्थात समगांव। कौन सा गांव है ये? समगांव है, जहां पर सबसे कम बरसात होती है। राजस्थान में कितनी होती है? 0 से लेकर 5 सेंटीमीटर बरसात होती है। इसे अगर वर्षा की बात करें, राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है? औसत वर्षा का विशेष याद रखना, औसत जो वर्षा होती है वो 57.5 सेंटीमीटर सम वर्षा होती है। 57.5 सेंटीमीटर सम वर्षा होती है। राजस्थान में कितनी वर्षा होती है? औसत, एक वर्ष में औसत जो वर्षा होती है वो 57.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सबसे ज्यादा अगर वर्षा का स्थान पूछता है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहां पर है, अगर स्थान पूछता बेटा आपसे तो है माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा होने वाला स्थान है माउंट आबू। और माउंट आबू वर्षा कितनी होती है बेटा? 100 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। यह विशेष याद रखना है। कितनी वर्षा? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होने वाला स्थान है माउंट आबू। कितनी वर्षा होती है? 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। फिर अगर आपसे जिला पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होने वाला जिला पूछता है तो जिला होगा झालावाड़। झालावाड़, ध्यान रखना 100 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। यहां भी 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कितने सेंटीमीटर से? 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कौन से जिले में होती है? झालावाड़। अतः विशेष प्रश्न ये याद रखना आपको कि राजस्थान में सबसे कम वर्षा होने वाला स्थान तो है समगांव। अगर जिला पूछे तो जैसलमेर। औसत वर्षा कितनी होती है? 57.5 सेंटीमीटर। जिला पूछे आपसे कि सबसे ज्यादा वर्षा होने वाला जिला कौन सा बेटा? झालावाड़ है, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। स्थान पूछे तो माउंट आबू, 100 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक क्या होती है? वर्षा। अर्थात वर्षा से संबंधित अगर आपका प्रश्न पूछता है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न लेके आए हैं ये। बरखान क्या है? बहुत ही न जाने कितनी बार एग्जाम पूछ ले इस प्रश्न को कि बरखान है क्या। बरखान क्या समकोण बालू का स्तूप है? वह ऑप्शन है अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है, पैराबोलिक बालू का स्तूप है। स्तूप क्या होता है बेटा? एक बार देखो, स्तूप स्तूप होते हैं रेत के टीले। स्तूप क्या होते हैं? रेत के टीले। रेत के टीलों क्या कहा जाता है बेटा? स्तूप कहा जाता है। ध्यान का, थार के मरुस्थल में जो रेत के टीले होते हैं वो रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? स्तूप। अब स्तूप में प्रकार पूछ रहा है कि बरखान किस प्रकार का बालू का स्तूप है, तो आंसर होगा अर्धचंद्राकार। ध्यान रखना, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को हम क्या बोलते हैं? बरखान कहते हैं। विशेषकर शेखावटी क्षेत्रों में बरखान बालू का स्तूप पाया जाता है। शेखावटी क्षेत्र में चूरू के जैसे भालेरी गांव में, कौन सा गांव है? भालेरी गांव है। तो विशेषकर ध्यान रखना शेखावटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और विशेषकर चूरू, और चूरू का में एक गांव पड़ता है भालेरी। भालेरी एक गांव है पालेरी। इन गांवों में बरखान सर्वाधिक पाए जाते हैं। अर्थात बरखान पूछ रहा है कि किसे कहा जाता है, तो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को बरखान कहा जाता है। स्तूप क्या होते हैं मैंने बताया आपको। स्तूप रेत के टीलों क्या बोलते हैं बेटा? स्तूप बोलते हैं। कहां पाया जाता है बालू का? बरखान जो बालू का स्तूप है सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र में पाया जाता है। विशेषकर चूरू, और चूरू में गांव पूछे तो भालेरी और पालेरी गांव, दोनों ही गांव चूरू में पड़ते हैं। यहां पर बरखान नामक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रेगिस्तान का मार्च से क्या अभिप्राय? बहुत ही शानदार गजब का प्रश्न है कि रेगिस्तान का मार्च क्या है। रेगिस्तान का मार्च क्या है? पहला ऑप्शन दे रखा है मरुस्थल का स्थिर होना, दूसरा ऑप्शन दे रखा है मरुस्थल का आगे बढ़ना, तीसरा ऑप्शन इसमें दे रखा है दोनों, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अर्थात रेगिस्तान का मार्च क्या है? सुनो, रेगिस्तान का मार्च, रेगिस्तान का मार्च क्या है? ध्यान रखना, रेगिस्तान का जो मार्च है उसे किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का मार्च अर्थात मरुस्थल का, किसका? मरुस्थल का आगे बढ़ना। आगे बढ़ना क्या कहलाता है? रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। वो तो रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं? मरुस्थल का जो आगे बढ़ना,
क्या कहलाता है? मरुस्थल का मार्च कहलाता है। इसके लिए ध्यान रखना, इसका आंसर होगा मरुस्थल का आगे बढ़ना, मरुस्थल का आगे बढ़ना। 100% आंसर क्या होगा इसका? मरुस्थल का आगे बढ़ना। ध्यान रखना, रेगिस्तान का मार्च के लिए प्रसिद्ध अगर गांव पूछे कि कौन सा गांव प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना नाचना गांव, नाचना गांव। नाचना गांव कहां पर है? ये नाचना गांव है जैसलमेर में, जैसलमेर में है नाचना गांव। ध्यान रखना, अगर आपसे ऐसे पूछे कि रेगिस्तान का मार्च के लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा है, तो नाचना गांव है। ध्यान रखना, नाचना गांव कहां पर है? जैसलमेर में। ध्यान रखना, नाचना ऊंट की नस्ल भी होती है, नाचना ऊंट की नस्ल भी होती है। जो बीएसएफ के जवान होते हैं ना, बीएसएफ के जवान, बीएसएफ के जवानों के पास जो ऊंट होते हैं गश्त के लिए, वो बीएसएफ के पास जो ऊंट होते हैं वो नाचना नस्ल के होते हैं, क्योंकि ये वजन में हल्के और तथा तेज धावा करता, दौड़ने में तेज होते हैं। इसलिए बीएसएफ के पास कौन सी नस्ल के ऊंट होते हैं बेटा? नाचना। ध्यान रखना, नाचना गांव दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है, एक तो ऊंट की नस्ल के लिए नाचना, और एक ये रेगिस्तान का मार्च अर्थात रेगिस्तान जो आगे बढ़ रहा है उसको लिए प्रसिद्ध कौन सा गांव है? तो नाचना गांव है। कहां पड़ता है ये? जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा आपका, थार का मरुस्थल किसका अवशेष है? बहुत शानदार प्रश्न है। मैं थोड़ा व्याख्या करके आपको बता देता हूं कि थार का मरुस्थल किसका अवशेष है। सुनो, जिस समय हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ, आज से लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ, तब एक ही स्थल भाग था। कौन सा भाग था? ये स्थल भाग था, और इसके चारों तरफ जल था। इसके चारों तरफ क्या था? जल। समझना है इसको अच्छी तरह से। अर्थात जिस समय हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा उस समय दो स्थल आकृतियां थी, एक तरफ एक में तो जल था, एक में क्या था? स्थल। स्थल वाले भाग को हमने महाद्वीप कहा। हमने क्या कहा? इसको महाद्वीप। ध्यान रखना इस बात को, इसको महाद्वीप कहा हमने। जल वाले भाग को हमने इसको महासागर कहा, महासागर। अर्थात जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय दो स्थल आकृतियां थी, एक तो महाद्वीप था, एक महासागर था। हमने महाद्वीप का नाम रखा पेंजिया, पेंजिया। महाद्वीप को हमने क्या कहा? पेंजिया, तथा महासागर को पैंथालासा, पैंथालासा। सुनना अच्छी तरह से। अर्थात एक महाद्वीप था, एक ही महासागर था। महाद्वीप का नाम पेंजिया था तथा महासागर का नाम क्या था? पैंथालासा। भूगर्भिक हलचल हुई ज्यूरेसिक काल में, और भूगर्भिक हलचल होने के कारण जो स्थल वाला भाग है ये टूट गया। कौन सा भाग टूट गया? स्थल वाला भाग टूटा। स्थल वाला जैसे भाग टूटा, इसके दो टुकड़े हुए बेटा। कितने टुकड़े हो गए? दो जैसे टुकड़े हुए, इसके दो आकृतियां बनी इसकी इस प्रकार से दो आकृतियां बनी पृथ्वी की। स्थल वाले भाग के दो टुकड़े हो गए। अब दो टुकड़े हो जैसे बीच में ये पानी दरार हुई, और इस दरार में पानी गया होगा, और जब पानी गया तो एक सागर बन गया। यहां पर क्या बन गया? सागर। सागर बना, इस सागर का नाम था टेथिस सागर, टेथिस सागर। ध्यान रखना, जब पेंजिया टूटा, क्या टूटा था? पेंजिया महाद्वीप टूटा, तो इससे दो टुकड़े हुए, जिससे एक टुकड़ा उत्तरी की तरफ गया, उसको अंगारा लैंड कहा गया इसको, और दक्षिण में जो भाग टुकड़ा गया इसको हमने गोंडवाना लैंड कहा, गोंडवाना लैंड। और तीसरी जो स्थिति बनी वो सागर बना, और सागर नाम था टेथिस सागर। ध्यान रखना, राजस्थान में अधिकतर जो झीलें पाई जाती है वो खारी है। अधिकतर झीलें कैसी है? खारी। खारी होने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर टेथिस सागर का अवशेष है। थार का मरुस्थल किसका अवशेष है? ध्यान रखना, थार का मरुस्थल अंगारा लैंड का अवशेष नहीं है, गोंडवाना लैंड का अवशेष नहीं है। किसका अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष है। 100% आंसर क्या होगा आपका? टेथिस सागर आंसर होगा। अर्थात थार का मरुस्थल किसका अवशेष है? ध्यान रखना, थार का मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष है। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था ये स्थिति थी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कौन सी समवर्षा मरुस्थल को दो भागों में बांटती है? ध्यान रखना, हमारे जो राजस्थान की आकृति है वो पतंगाकार है बेटा। आकृति कैसी है? पतंगाकार हमारे राजस्थान की। और राजस्थान के दो भागों में विभाजित करने वाली एक अरावली पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला है। यह अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में थार का मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल। सुनना चाहिए। अर्थात अरावली पर्वतमाला के पश्चिम भाग में थार का मरुस्थल स्थित है। ध्यान, राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा 50 सेंटीमीटर। ये तो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, बराबर भागों में। राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा 50 सेंटीमीटर समवर्षा है। समवर्षा ये तो राजस्थान को दो भागों में। ये प्रश्न पूछ रहा कौन सी समवर्षा मरुस्थल, अर्थात ये भाग जो है ये थार का मरुस्थल है, और थार के मरुस्थल के बीच में कोई समवर्षा होती होगी इस प्रकार से। यहाँ
ये जो बांट रही है ये समवर्षा के बारे में पूछ रहा है, ये समवर्षा के बारे में। तो ध्यान रखना, थार के मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर समवर्षा थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। तो प्रश्न का आंसर होगा कौन सी समवर्षा मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, आंसर होगा ध्यान रखना 25 सेंटीमीटर समवर्षा। विशेष ध्यान याद रखना, अगर आपको राजस्थान पूछे बेटा तो आंसर होगा कि राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटने वाली समवर्षा कौन सी है, तो आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 50। और थार के मरुस्थल का पूछता आंसर कि थार के मरुस्थल को कितने भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है, तो कौन सी होगी, 25 सेंटीमीटर समवर्षा होगी। ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना। राजस्थान में औसत वर्षा मैंने बताया 57.5 सेंटीमीटर होती है, तो इसका आंसर होगा बेटा 25 सेंटीमीटर समवर्षा। क्या आंसर होगा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है। प्रश्न शानदार है। यह पूछा कि राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला की लंबाई है वो कितनी है। पहला ऑप्शन है 692 किलोमीटर, ब ऑप्शन है 550 किलोमीटर, स ऑप्शन है 650 किलोमीटर और द ऑप्शन है 600 किलोमीटर। अर्थात ये अरावली पर्वतमाला की लंबाई सिर्फ राजस्थान में पूछ रहा है, इसकी कुल लंबाई नहीं। सिर्फ प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि राजस्थान में पूछ रहा है कि ये पूरी इसकी कुल लंबाई पूछ रहा है। देखो इसे अपना ये राजस्थान है, पतंगाकार आकृति है राजस्थान की, यहां से अरावली का प्रवेश होता है इस प्रकार से, यह अरावली पर्वतमाला यहां तक जाती है। अरावली पर्वतमाला ये अपनी क्या है, अरावली पर्वतमाला। सुनना अच्छी तरह से, यह अरावली पर्वतमाला। इसकी अगर कुल लंबाई पूछे यहां से लेकर यहां तक, अर्थात कहां से लेकर, खेड़ा भ्रम गुजरात, खेड़ा भ्रम गुजरात से लेकर अगर रायसीन तक पूछे, रायसीन की पहाड़ियां है दिल्ली में, कहां पर बेटा, दिल्ली में, यहां तक पूछे आपकी इसकी लंबाई, तो इसकी कुल लंबाई तो है 692 किलोमीटर, 692। अर्थात अरावली पर्वतमाला की कुल जो लंबाई है वो कुल लंबाई तो कितनी है, 692 किलोमीटर। और राजस्थान में देखो इसका प्रवेश यहां से होता है, अर्थात कौन सी दिशा, ये दक्षिण दिशा है और ये पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम से प्रवेश होता है और इसका अंतिम बिंदु ये उत्तर दिशा है और ये पूर्व दिशा है। ध्यान रखना, अर्थात यहां माउंट आबू सिरोही में प्रवेश करती है और खेतरी झुंझुनू में जाकर इसका समापन होता है राजस्थान में। राजस्थान में इसकी लंबाई पूछ रहा है कितनी, यहां से लेकर यहां तक, तो इसकी लंबाई है राजस्थान में 550 किलोमीटर। कितने किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई, 550 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला की लंबाई कहां पर है, राजस्थान में है। विशेष ध्यान रखना, तो प्रश्न यही पूछ रहा है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर है। तो आंसर वह बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 550 किलोमीटर। ध्यान रखना, विशेष कुल लंबाई पूछी 692, राजस्थान पूछी तो 550 किलोमीटर, अतः कुल कितना हो गया, 80% राजस्थान में है अरावली पर्वतमाला का। विशेष ध्यान रखना इसका। अगला प्रश्न देखिए, फिर पूछ रहा है राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, उस गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। प्रश्न शानदार है कि राजस्थान की सबसे ऊंची जो चोटी है वो गुरु शिखर है और गुरु शिखर की ऊंचाई पूछा है। ऑप्शन ए से 1722 मीटर, ब ऑप्शन है 1822 मीटर, च ऑप्शन 1922 मीटर, द ऑप्शन है 2022 मीटर। अर्थात हमेशा याद रखना है कि इसकी जो ऊंचाई होती है पर्वतों की हमेशा मीटर में होगी, यह विशेष याद रखना है। तो ध्यान रखना, अपने राजस्थान में सबसे ऊंची जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। राजस्थान में कुछ भी पूछ ले आपसे, ऊंचा पूछे, चाहे वो शहर पूछे, चाहे झील पूछे आपसे नदी पूछे आपसे, कोई शहर पूछे आपसे, कोई चोटी पूछे आपसे, तो सबसे ऊंचा अगर है तो राजस्थान में माउंट आबू में है। राजस्थान में सबसे ऊंची जो चोटी है, ऊंची चोटी, राजस्थान में सबसे ऊंची जो चोटी है वह है गुरु शिखर, गुरु शिखर। और गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी ऊंची है, 1722 मीटर। आप देखो ऑप्शन में दिख रहा है 1722 मीटर, ये रहा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा इसका आंसर कि राजस्थान में सबसे ऊंची जो चोटी है वो गुरु शिखर है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। ये विशेष याद रखोगे। इसके बाद राजस्थान में दूसरी जो चोटी है वो कौन सी है, शहर है, शेर, इसकी ऊंचाई 1597 मीटर, 1597 मीटर। ये विशेष याद रख, दो चोटी कम से कम आपको याद होनी चाहिए। फिर अरावली पर्वतमाला को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं अरावली पर्वतमाला को। विशेष सुन लेना इस बात को, ठीक है। तो ये हमें याद होना चाहिए, सबसे ऊंची चोटी
1722 मीटर है। शेर दूसरी है 1597 मीटर। अरावली पर्वतमाला की 3 में मुख्य चोटियां बताता हूं। दक्षिणी अरावली की, दक्षिणी अरावली की, दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, और उत्तरी अरावली की, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। ये 3 हमें याद होनी चाहिए। ध्यान, बीएसटीसी के एग्जाम आप देने जा रहे हो तो 3 चोटियां में, दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखो, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, वह है रघुनाथगढ़। कौन सी है, रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़। कौन सी है, रघुनाथगढ़। कितनी है, 1055 मीटर है। कितनी है, 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। ध्यान रखना, कितनी ऊंचाई है, 1055 मीटर। मध्यम अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है वह है गोरम जी, गोरम जी। कितनी ऊंचाई है, 933 मीटर या 934 मीटर, 934। अतः मध्य अरावली की सबसे ऊंची अगर जो चोटी है तो वह है गोरम जी। यार कितनी ऊंची है, 933 या 934 मीटर है। दक्षिणी अरावली की आपको मैंने बता दिया। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बेटा, गुरु शिखर होगी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। कितनी है, तो 3 चोटियां आप अगर बीएसटीसी के एग्जाम देने जा रहे हो तो याद होनी चाहिए। दक्षिणी अरावली की गुरु शिखर है, मध्य अरावली की गोरम जी है, उत्तरी अरावली की रघुनाथगढ़ है। इसकी ऊंचाई 1055 मीटर है, इसकी 934 मीटर है, और इसकी कितनी है, 1722 मीटर है। आगे अगला क्वेश्चन देखिए। नृत्यों से, कला संस्कृति से प्रश्न आया आपके। कला संस्कृति देखो, शानदार प्रश्न है। संकरिया नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, संकरिया नृत्य पूछा है बेटा। ट्रिक देखो इसकी, कौन सा नृत्य है ये, संकरिया नृत्य है। वैसे ये कौन सी जाति का, ग्रासिया का है, कालबेलिया का है, डामोर का है, भील का। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, साप बाई। ट्रिक क्या है, साप बाई। साप बाई थी कालबेलियाओं की, साप बाई थी कालबेलियाओं की, कालबेलिया। क्या याद रखना है, साप बाई थी किसकी, कालबेलियाओं की। देखो, स से संकरिया, स से क्या बना, संकरिया, संकरिया। पैसे बना पनिहारी, पैसे क्या बना, पनहारी, पनहारी। बा से बना बागड़िया, बागड़िया, बागड़िया। ई से बना इडोनी, इंडोनी। अर्थात कितने नृत्य, संकरिया नृत्य, पनिहारी नृत्य, बागड़िया नृत्य और इंडोनी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। कौन कौन से, याद रखना, साप बाई। कौन सी बाई, साप बाई। सा से संकरिया, पै से पनिहारी, बा से बागड़िया, ई से इंडोनी। अर्थात ये चारों नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। यही प्रश्न पूछा, संकरिया नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। आपका एक क्वेश्चन अगर प्रश्न आता है तो आपका किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक स्क्रीन पे फीमेल दिखाई दे रही है आपको कि न्यू बैच सोमवार से प्रारंभ हो रहे हैं गुरुकुल शिक्षा केंद्र लालसोट में। गुरुकुल शिक्षा केंद्र लालसोट में सीईटी सुपर 50, एक बैच में केवल 50 विद्यार्थी, फाउंडेशन बैच एक ही बैच में संपूर्ण तैयारी। विनर शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित गुरुकुल शिक्षा केंद्र में सीईटी का न्यू बैच 25 तारीख से सोमवार से शुरू किया जा रहा है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। एक बेहतरीन टीम के साथ आप जुड़े और इस शिक्षण संस्था का आप फायदा ले। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था। बहुत शानदार कह रहा, बहुत मीठा क्वेश्चन है। राजस्थान चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था। ऑप्शन ए है आनंद कुमार स्वामी, ब ऑप्शन है कर्नल जेम्स टॉड, स ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस, या इनमें से कोई नहीं। शानदार प्रश्न आया है आपके लेकर। देखो, राजस्थान चित्रकला का कैसा अध्ययन किया, वैज्ञानिक अध्ययन। कौन सा अध्ययन है, वैज्ञानिक। क्या होगा, देखो देखो राजस्थानी चित्रकला का, चित्रकला का, राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन, राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन 1916 में किया। विशेष कब किया, 1916 में। किसने किया, आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी ने।
आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक लिखी, पुस्तक द राजपूत पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग, राजपूत राजस्थान चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन जो करने वाला व्यक्ति था वो था आनंद कुमार स्वामी। आंसर क्या होगा? आनंद कुमार स्वामी। कब किया? 1916 में किया था। ध्यान रखना, किसने? आनंद कुमार स्वामी। राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला व्यक्ति था आनंद कुमार स्वामी। कब किया था? 1916 में। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक लिखी उन्होंने, इसमें उन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन किया। अगला प्रश्न आपकी स्लाइड पे रहा, टेराकोटा कहां की प्रसिद्ध है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि टेराकोटा कहां की प्रसिद्ध है? टोंक, मोलेला, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? टेराकोटा, मर्ण मूर्तियों में जो पेंटिंग की जाती है उसे टेराकोटा पद्धति कहा जाता है। और टेराकोटा के लिए मोलेला गांव प्रसिद्ध है। बेटा कौन सा गांव प्रसिद्ध है? मोलेला। ध्यान रखना विशेषकर टेराकोटा, टेराकोटा। ऐसे कैसे प्रश्न छपने वाले बीएसटीसी में, आप ध्यान से इस क्लास को देख के जाना है। ध्यान, आप ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, टेराकोटा कहां का प्रसिद्ध है? तो मोलेला, मोलेला, मोलेला गांव है बेटा। मोलेला क्या है? गांव। कहां पर है ये? राजसमंद में। ये विशेष याद रखना कि टेराकोटा कहां की प्रसिद्ध है? मोलेला गांव, राजसमंद की। नवदे कहां के प्रसिद्ध है? नवदे बनाने का कारखाना कहां पर है? टोंक में है। नवदे कहां की प्रसिद्ध है? टोंक के। दोनों क्वेश्चन में याद करके जाना है। टेराकोटा कहां की प्रसिद्ध है? तो मोलेला गांव की। नवदे कहां के प्रसिद्ध है? तो टोंक के। विशेष याद रखना, मोलेला गांव कहां पड़ता है बेटा? ये राजसमंद में पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राजस्थान का प्रथम निर्वाचित पॉलिटिकल से क्वेश्चन है आपके। मैंने कहा कि पूरे पार्ट्स के क्वेश्चन, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आपके सामने, आप क्लास को जरूर देख के कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी। प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। अगर आपसे प्रश्न पूछता कि राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री, राजस्थान का प्रथम सीएम कौन था? प्रथम सीएम पूछे तो आंसर होगा हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। ध्यान रखना, राजस्थान के मुख्यमंत्री आपसे सीधा पूछता कि राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो आंसर क्या होता है? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री भी कौन है? हीरालाल शास्त्री। ध्यान रख, पूछा प्रश्न क्या है? निर्वाचित, निर्वाचित मुख्यमंत्री। राजस्थान का प्रथम निर्वाचित पूछा है, राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? तो है टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल, पालीवाल, टीकाराम पालीवाल। ध्यान रखना, राजस्थान में पूरे भारत में पहली बार चुनाव हुए 1991 अक्टूबर से लेकर फरवरी 1952 तक चुनाव हुए। और चुनाव हुए तो उस समय जो निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो टीकाराम पालीवाल। ध्यान रखना, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित जो मुख्यमंत्री थे वो टीकाराम पालीवाल। ताकि ऑप्शन देखो, पहला तो हीरालाल शास्त्री नहीं होगा, मोहनलाल सुखाड़िया नहीं होगा, आंसर होगा स, टीकाराम पालीवाल। राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कहां का था बेटा? टीकाराम पालीवाल था। कहां का था ये? अगर ऐसा ही पूछ ले कहां का था बेटा? दौसा का था। कहां का था? दौसा का, जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री था। इसके बाद आपसे मुख्यमंत्री मोर याद रखना है, सर्वाधिक कार्यकाल वाले। अगर सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री पूछते हैं तो है मोहनलाल सुखाड़िया। ध्यान रखना इस बात का, मोहनलाल सुखाड़िया ऐसे अपने सीएम है जो 4 बार शपथ ली। कितनी बार शपथ ली थी? 4 बार शपथ, शपथ कितनी बार ली थी? 4 बार। इनका जो कार्यकाल रहा था वो 17 वर्ष के लगभग रहा था। कितने वर्ष रहा था? 17। तो प्रश्न आ जाए सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो मोहनलाल सुखाड़िया थे। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत को राजस्थान का जननायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का जननायक। इन्होंने 3 बार शपथ ले चुके हैं। कितनी बार ले चुके हैं? 3 बार। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन था? ध्यान रखना, राज्यपाल की बात करते हैं तो राजस्थान में राज्यपाल का पद कब आया? पहले बात तो यह पता होना चाहिए कि राजस्थान में जो राज्यपाल का पद है वो राज्यपाल का पद कब आया? तो ध्यान रखना, राज्यपाल का पद आया था 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956, जिस दिन राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था, संपूर्ण एकीकरण 1 नवंबर 1956 को, उसी दिन राजस्थान में एक नया पद आया। उस पद का नाम था राज्यपाल। अर्थात राज्यपाल से पहले इसको क्या कहा जाता था? इसको राज प्रमुख, राज प्रमुख। ध्यान रखना, कौन से पद के स्थान पर, ऐसा भी आ सकता है प्रश्न कि कौन से पद के स्थान पर राज्यपाल का पद आया था? तो राज प्रमुख के स्थान पर कौन सा पद आया था? राज्यपाल पद आया था। ध्यान रखना,
राजस्थान का जो उस समय जो राज प्रमुख था वो मान सिंह जी थे। कौन थे? मान सिंह जी। तो राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल बनाए गए वो बनाए गए थे गुरुमुख निहाल सिंह को। गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले राज्यपाल भी कौन से? गुरुमुख निहाल सिंह। विशेष 2 क्वेश्चन में याद रखना है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल तथा सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन है? वह है गुरुमुख निहाल सिंह। ध्यान रखना, कौन से पद के स्तर पर आया था? राज प्रमुख के स्तर पर आया था। कब आया था राजस्थान में? 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख के पद के स्थान पर राज्यपाल का पद अपने आया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्थानीय स्वशासन कितने स्तर का? बहुत अच्छा प्यारा प्रश्न है कि राजस्थान में स्थानीय जो स्वशासन है वो कितने स्तर का है। सुनो, स्थानीय स्वशासन थोड़ा दोस्तों व्याख्या करते हैं। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। अब स्थानीय स्वशासन का उल्लेख ध्यान रखना, अपने स्थानीय स्वशासन का जो जनक कहा जाता है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को ध्यान रखना, 1882। ध्यान रखना, लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, या स्थानीय स्वशासन का उद्धारक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। इसलिए से भारत का उद्धारक भी कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन कितने स्तर का, यह प्रश्न आया है। तो हमारे एक समिति थी बलवंत राय मेहता समिति, 1957 में आई थी। कब आई थी? 1957 में। 1957 में एक समिति आई थी बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। इसने कहा था कि स्थानीय स्वशासन 3 स्तर का होना चाहिए। कितने स्तर का होना चाहिए? 3 स्तर का होना चाहिए। प्रथम देखो, ये विशेष याद रखना होगा आपको कि स्थानीय स्वशासन कितने स्तर का है, तो 3 स्तर का है। ये तीनों हमें याद होनी चाहिए। 3 कौन कौन से हैं? देखो, प्रथम ध्यान रखना, इसका जो निम्न स्तर है, एक तो ये याद रखना निम्न स्तर, फिर मध्यम स्तर पर, मध्यम स्तर पर कौन है, और शीर्ष स्तर पर, शीर्ष स्तर पर। ध्यान रखना, पंचायत राज या स्थानीय स्वशासन 3 स्तर का होता है, निम्न स्तर, मध्यम स्तर और शीर्ष स्तर पर। अब स्थानीय स्वशासन भी 2 प्रकार, एक तो ग्रामीण स्वशासन होता है और एक शहरी स्वशासन होता है। तो तीनों ही 3 स्तर के होते हैं बेटा, एक तो निम्न स्तर, एक मध्यम स्तर और एक शीर्ष स्तर। तो आंसर क्या होगा? 3। आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। जैसे आपको मैं बोलूं पंचायत राज, कौन सा? पंचायत राज से क्वेश्चन तुम्हारे 100% आने वाला है, तो ध्यान रखना। पंचायत राज 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और पंचायत राज अनुसूची जोड़ी गई अपने 11वीं, कौन सी? 11वीं अनुसूची संविधान के भाग 9 में जोड़ी गई थी। विशेष याद रखना, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायत राज का उल्लेख किया गया है। एक विशेष याद रखना, पंचायत राज में 16 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? 16। अर्थात पंचायत राज के पास विषय कितने हैं? तो 29 विषय है। कितने विषय है? 29। उसी प्रकार शहरी स्वशासन, शहरी स्वशासन के 3 स्तर, 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और लागू 1 जून 1993 को हुआ। स्थानीय जो शहरी स्वशासन उसमें 3 स्तर, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। उसी प्रकार पंचायत राज के पास होता है निम्न स्तर पर यहां जो होता है वो तो होता है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। यहां होती है पंचायत समिति, पंचायत समिति, और यहां शीर्ष पे होती है जिला परिषद, जिला परिषद। अर्थात चाहे शहरी स्वशासन हो चाहे ग्रामीण स्वशासन हो, कितने स्तर का होता है? 3 स्तर का होता है। निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यम स्तर पर पंचायत समिति, शीर्ष स्तर पर जिला परिषद। एक बात और याद रखना, ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो सरपंच होता है, पंचायत समिति का मुखिया जो प्रधान होता है और जिला परिषद का जिला प्रमुख होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार से नगर पालिका का अध्यक्ष चेयरमैन कहलाता है, नगर परिषद का सभापति कहलाता है तथा नगर निगम का अध्यक्ष जो होता है वो महापौर कहलाता है। आगे देखो अगला क्वेश्चन। फिर एक और सूचना आपके पास स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। पटवार न्यू बैच सोमवार से प्रातः प्रारंभ हो रहे हैं। सुपर 50 के नाम से बैच चल रहे हैं। फाउंडेशन बैच, एक ही बैच में संपूर्ण तैयारी। प्रत्येक क्लासेस डिजिटल पैनल पर संचालित होगी। विनर शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित है। गुरुकुल शिक्षा केंद्र लालसोट। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन। आप आइए, जुड़िए हमसे और इस डिजिटल शिक्षा का आप आनंद ले। इधर राजस्थान पुलिस का न्यू बैच सोमवार से प्रारंभ किया जा रहा है। सुपर 50 के नाम से एक ही बैच में केवल 50 विद्यार्थी लेंगे। फाउंडेशन बैच की भी शुरुआत है। एक बैच में संपूर्ण तैयारी करवा रहे हैं।
जो 400 दिन का फाउंडेशन बैच होगा, जिसमें संपूर्ण विषय की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। गुरुकुल शिक्षा केंद्र लालसोट में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आइए हमसे जुड़िए। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? मैंने अभी अभी बताया आपको, ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, वो होता है सरपंच। कौन होता है? सरपंच। ये विशेष याद रखना, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच। ध्यान रखना, एक बात मैं बता दूं, सरपंच अपने जो पंचायत ग्राम पंचायत उसमें 3 होते हैं, तो सरपंच होता है, सरपंच, एक होता है पंच होते हैं, पंच, एक होता है उप सरपंच, उप सरपंच। ये 3 प्रतिनिधि होते हैं जनता के, उसमें एक तो सरपंच, एक पंच, एक होता उप सरपंच। ध्यान रखना, सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होता है। पंच जिसे हम वार्ड पंच बोलते हैं बेटा, वार्ड पंच जिसे बोलते हैं, इसका चुनाव भी प्रत्यक्ष विधि से होता है, प्रत्यक्ष। और उप सरपंच का चुनाव होता है बेटा अप्रत्यक्ष विधि से। कौन सी विधि से होता है? ये विशेष याद रखना है, सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष विधि, अर्थात प्रत्यक्ष का अर्थ होता है जिसमें वोट सीधा जनता देती है, जनता प्रतिनिधि का चुनाव करती है, वो तो कहलाते हैं प्रत्यक्ष। और जिसके द्वारा जनता न चुनकर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अगर किसी प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, वो कहलाते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। तो ध्यान रखना, ये वार्ड पंच मिलकर किसका चुनाव करते हैं? उप सरपंच का। अर्थात ये जनता के प्रतिनिधि है, और जनता के प्रतिनिधि अन्य प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, ऐसे चुनाव को बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। तो ध्यान है, ये भी याद रखना, सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होता है, पंच का चुनाव, वार्ड पंच का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होता है, और उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है। अगला क्वेश्चन, पंचायत राज का उद्घाटन राजस्थान में कब किया गया? बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि पंचायत राज का उद्घाटन, पहला ऑप्शन इसमें 2 अक्टूबर 1959 है, ब ऑप्शन 3 अक्टूबर 1959 है, स ऑप्शन इसमें 5 अक्टूबर 1959 है, द ऑप्शन इसमें 5 अक्टूबर 1959। इसका आंसर होगा, राजस्थान में पंचायत राज का जो उद्घाटन किया गया था वो 2 अक्टूबर 1959 में किया गया था। एक विशेष याद रखना, 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 को ध्यान रखना उद्घाटन किया गया था। किसका? पंचायत राज का। कहां पर? राजस्थान में। राजस्थान में कौन से गांव में? बगदरी। कौन सा गांव है? बगदरी गांव। और बगदरी गांव कहां पड़ता है? ये बगदरी गांव है नागौर में। ध्यान रखना, नागौर में किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो ध्यान रखना, 2 अक्टूबर 1959 को, सॉरी 59 को, दो अक्टूबर 1959 को पंचायत राज का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव नागौर में किया गया। किसके द्वारा? अपने जो भारत के पीएम थे उस समय, प्रधानमंत्री तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटन किया गया। उस समय राजस्थान के जो सीएम थे, सीएम विशेष याद रखा, जिस समय पंचायत राज का उद्घाटन किया गया राजस्थान में, उस समय जो सीएम थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। ध्यान रखना, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। उस समय राजस्थान के राज्यपाल, आपसे पूछे कि जिस समय राज्यपाल कौन थे राजस्थान में जिस पंचायत राज का उद्घाटन किया गया, उस समय राज्यपाल थे अपने गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह। ये 4-5 बातें हमें याद रखनी है कि पंचायत राज का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को किया गया बगदरी गांव नागौर में। प्रधानमंत्री उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्घाटन किया गया था। उस समय राजस्थान के सीएम कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। तथा राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। ये सबको याद होना चाहिए, गुरुमुख निहाल सिंह। अगला प्रश्न, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। तेजा दशमी मनाई जाती है कब? प्रश्न बहुत शानदार है कि तेजा दशमी कब मनाई जाती है। पहला ऑप्शन इसमें है भाद्रपद कृष्ण दशमी को, ब ऑप्शन है इसमें भाद्रपद शुक्ल दशमी को, स ऑप्शन इसमें श्रावण कृष्ण दशमी को, द ऑप्शन है श्रावण शुक्ल दशमी को। क्या आंसर होगा? कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जब तक देखो, तेजा दशमी, तेजा दशमी, तेजा दशमी कब मनाई जाती है? देखो, तेजा दशमी भाद्रपद, अतः महीना कौन सा बेटा?
भाद्रपद में मनाई जाती है। पहले बात तो ये फिक्स है कि तेजा दशमी कौन से महीने में, भाद्रपद। भाद्रपद में कब, शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष, शुक्ल पक्ष। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी, शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाई जाती है। देखो तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। ऑप्शन में देखो भाद्रपद कृष्ण दशमी, ये तो आंसर होगा ही नहीं। श्रावण कृष्ण ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा, आंसर देखो एक बार, आंसर होगा भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है। इस दिन तेजा जी का मेला बढ़ता है परबतसर नागौर में। पशु मेला बढ़ता है, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला अगर बढ़ता है वो परबतसर कहां बढ़ता है, नागौर में बढ़ता है। तो ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ल दशमी को कौन सा मेला, तेजा दशमी तेजा जी का मेला भरता है। अगला क्वेश्चन, गोफर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। गोफर आभूषण कहां पहना जाता है, आभूषण की बात कर रहा है। तुम्हारे एक क्वेश्चन बीएसटी 100% आने वाला आभूषण को देख के आए। गोफर आभूषण क्या पहना जाता है, गोफर आभूषण गले में, सिर का आभूषण, पैरों का आभूषण, कमर का आभूषण। देखो कमर का आभूषण नहीं है, पैरों का नहीं है, गले का भी नहीं है, बच गया कौन सा ऑप्शन, ये। अर्थात कौन सा आभूषण है, सिर का आभूषण है गोफन। देना गोफन यहां पहनी जाती है सिर के ऊपर, दोनों तरफ रस्सी बांध कर ताबीद और गोफन कहां पहनी जाती है, सिर में। तो आंसर क्या होगा बेटा, सिर। विशेष सुन लेना, गोफन आभूषण किसका है, सिर का आभूषण है। किसका आभूषण है, सिर का आभूषण है। गोफन आभूषण किसका है, सिर का। सिर का आभूषण है। अगला क्वेश्चन, मैं फिर आपको एक बार सूचना बता दूं, कल फिर मैं 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके लिए। आप इस क्लास को जरूर देखें। गुरुकुल शिक्षा केंद्र लालसोट से आप जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और 25 तारीख से हम न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफलाइन। ऑफलाइन से आप जुड़िए और पूरी टीम के साथ इस जो एक नई उड़ान के साथ अपनी योजना बनाए रखी है कि बच्चों के लालसोट के बच्चों को कुछ स्पेशल देना है, कुछ स्पेशल पढ़ाई हो, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन एक साथ आपको पढ़ाई मिलेगी। इसीलिए आप हमसे जुड़िए। 25 मई 2026 सोमवार से प्रातः 8 बजे से हम न्यू बैच शुरू करने जा रहे हैं। तो आप हमसे जरूर जुड़िएगा। लालसोट में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है।